चलिए ध्यान दिया जाए। हम लोग पिछले क्लास में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा रहे थे, नहीं? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में थोड़ा सा हम लोग बताए थे, कुछ कुछ पॉइंट आपको बताए थे ना, नहीं? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का परिभाषा हम लोग पढ़ चुके थे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या परिभाषा होता है, नहीं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम केस में निगेटिव होता है, कुछ ही तत्व हैं जिनका पॉजिटिव होता है। यही सब इंट्रोडक्शन लोग कुछ किए थे, ठीक है। अब आज के क्लास में हम लोग को देखना है कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को प्रभावित करते हैं, नहीं? यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, उनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ सर, बोला जाए। हाँ, ठीक से बोलना है। हम अभी तक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूज किए हैं, हम बार बार इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यूज कर रहे हैं। आप अभी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ही यूज करेंगे, बस में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लगभग दोनों सेम है, नहीं? लेकिन जहां इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव होगा वहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगा, ठीक है। हाँ, तो हाँ, लेकिन साइन अपोजिट है। साइन क्या है? अपोजिट है। तो आप अभी जब बोलिएगा ना, अभी हमसे जो भी क्वेश्चन पूछिएगा वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के रूप में ही पूछिएगा। हम लास्ट में जब लास्ट में टॉपिक डील करेंगे, खत्म करेंगे, तो उस समय इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या रिलेशन है वो पूरा ढंग से डील करेंगे। हाँ, तो अब बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, हम यही बोले थे, बोलिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हट, कहाँ दिमाग लगा रहे हैं, बैठिए यहाँ पे। हम ये बोले, ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, नहीं कंफ्यूज नहीं होना है। पहले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का बात करते हैं। हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। यह प्रक्रिया उष्माशोषी भी हो सकती है, उष्माक्षेपी भी हो सकती है। लेकिन ज्यादातर केस में यह प्रक्रिया उष्माक्षेपी होती है, नहीं? तो जब प्रक्रिया उष्माक्षेपी होती है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान निगेटिव लेंगे। क्या लेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान निगेटिव लेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, तो हम बताए थे, एगो बेरिलियम का, एगो मैग्नीशियम का, एगो नाइट्रोजन का, आई नॉट गैस का, नहीं? इन्हीं लोगों का हम बताए थे कि इन लोगों का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। अब चलो इसको पलट देते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के रूप में बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के रूप में बोलेंगे तो हम ऐसे बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसका मान भी निगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, नहीं? लेकिन ज्यादातर केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान पॉजिटिव ही होगा। अब इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी में क्या कर रहे थे कि निगेटिव ही होगा, लेकिन अब यहां पे क्या बोलेंगे? पॉजिटिव ही होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। हम लोग को ज्यादातर केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान पॉजिटिव होगा और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान निगेटिव होगा ज्यादातर केस में। यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव भी हो सकता है, नहीं? तो अब निगेटिव किस किस केस में होगा? तो उसके लिए आ जाएगा ई नॉट गैस वाला, जिसके लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को पॉजिटिव मान रहे थे, वहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या मान लेंगे? निगेटिव मान लेंगे, है? कौन? हाँ, तो ये कहता है ना कि जो ऊर्जा मुक्त करेगा, तो समझ जाइए कि आकर्षण है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को थोड़ा ध्यान समझते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब आकर्षण, एफिनिटी का मतलब क्या? अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन। बस में एफिनिटी, हमको इनसे एफिनिटी है यानी अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन का ही दूसरा नाम एफिनिटी है। बस में तो ये कहता है क्या कि जब इलेक्ट्रॉन का एटम से आकर्षण होगा, नहीं, तो उस समय इलेक्ट्रॉन एनर्जी का वैल्यू, सॉरी, उस समय एनर्जी का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये कौन कहता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब भी इलेक्ट्रॉन का, बाहरी इलेक्ट्रॉन का एटम से आकर्षण होगा तो उस समय एनर्जी का वैल्यू हम क्या मानेंगे? पॉजिटिव मानेंगे। ऐसा कौन बोलता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन ये गलत है, नहीं, ये मानना जो है वो गलत है, क्योंकि शुरू में ऐसा कन्वेंशनली मान लिया गया था।
जब भी ऊर्जा रिलीज करती है तो उस समय डेल्टा एच का मान निगेटिव ही होता है। बस मेरा ऊर्जा जब भी मुक्त होगी तो डेल्टा एच का मान निगेटिव ही होता है। नहीं तो उसी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाम को बदल के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बार बार बोलने लगा लोग। मेरी बात समझ आ रही है? जितनी भी अच्छी पुस्तकें हैं उसमें एकदम स्पष्ट ये बात लिखा हुआ है। बस में पहले टर्म यूज होता था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी केस में ऊर्जा के जब जो ऊर्जा मुक्त होती थी उसको पॉजिटिव माना जाता था। नहीं, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये मानना क्या है, गलत है। क्योंकि किसी भी सबस्टांस का अगर ऊर्जा मुक्त होगा तो उसकी ऊर्जा घटेगी। उसकी ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। तो ऊर्जा घटेगी तो डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव होगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। और कोई भी पदार्थ अगर ऊर्जा ग्रहण करता है तो उसकी ऊर्जा बढ़ती है, तो ऊर्जा बढ़ेगी तो डेल्टा एच का मान पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसको उल्टा मानना था। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, अब इसमें कोई क्वेश्चन है तब बोलिए। इसमें कोई क्वेश्चन है तब बोलिए। बोलिए। इसमें ज्यादा दिमाग घचा नहीं करना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ज्यादा दिमाग नहीं घचाना है। बस केयर ये करना है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगभग बराबर हैं। जहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू आप निगेटिव मानते हो, है? क्या क्लियर नहीं हो पा रहा है? हम्म एक्सोथर्मिक केस में एनर्जी का वैल्यू निगेटिव की पॉजिटिव? एनर्जी का वैल्यू यानी एंथैल्पी का वैल्यू निगेटिव की पॉजिटिव? निगेटिव। गधा कहीं का। अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो ये बताइए कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी एनर्जी ज्यादा की कम? ऊर्जा मुक्त कर रहा है, लॉस कर रहा है। तो ऊर्जा कम होती है तो वैल्यू डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव की पॉजिटिव? निगेटिव। तो आप बोल रहे हैं कभी पॉजिटिव बोल रहे हैं कभी निगेटिव बोल रहे हैं, कंफ्यूज क्यों है? हम बोले एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच का वैल्यू, तो आप बोल रहे हैं क्या? जैसे मान लेते हैं, बड़ा कॉमन सा बात है, इसमें कंफ्यूज होने वाला कोई बात ही नहीं है। ए है, पी में बदल रहा है। ए का ऊर्जा अभी 60 जूल है। कितना है? 60 जूल। अब रिएक्शन के बाद इसका ऊर्जा हो गया 30 जूल। ये ऊर्जा बढ़ा कि घटा? घटा। अच्छा, डेल्टा एच का मान निकालिए, चेंज इन एनर्जी निकालिए। फाइनल माइनस इनिशियल, 30 माइनस 60 कीजिएगा, वैल्यू कितना आएगा? -30 जूल। तो ये माइनस में आया कि नहीं आया? डेल्टा एच का वैल्यू आया ना भाई? नहीं तो ये प्रोसेस क्या है? एनर्जी कम हो रही है, तो इसका मतलब ये प्रोसेस क्या है? एक्सोथर्मिक। तो अगर एक्सोथर्मिक होगी, एक्सोथर्मिक अगर होगी तो एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच का वैल्यू क्या आएगा? निगेटिव आएगा। इसमें दिक्कत कहाँ हो रहा है, हमको समझ ही नहीं आ रहा है। एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव, एंडोथर्मिक है डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव है। अरे तो आप क्लास किए थे थी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला? एक झाँप पढ़ देंगे ना, दिमागों से चला आएगा। बैठिए। देखिए, पहला बात कि कितना टाइम हो गया? 11:30। अनवांटेड। आपका जब भी क्लास छूटता है ना, आप अपना मेन जो प्रॉब्लम है उसको क्लास के बाद पूछिए। अगर आप क्लास छोड़ दिए हैं, नहीं तो पूरे क्लास को मत डिस्टर्ब कीजिए। मेरी बात समझ आ रही है? ये कंफ्यूजन कितने बच्चों को है? किसी को नहीं होगा। जो लोग क्लास किए हैं उनको ये कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता है। क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भगा भगा के पढ़ा रहे हैं क्या? बड़ी आराम आराम से पढ़ा रहे हैं। नहीं, हर एक बात को डील करके बता रहे हैं। नहीं, अब क्या हुआ कि आप क्लास छोड़े, या तो वीडियो देख के लिख लिए, या क्या होता है किसी बच्चे कॉपी से लिख लिए। अब वो कॉन्सेप्ट जो था वो कॉन्सेप्ट पूरा दिमाग में बैठा नहीं। नहीं, क्योंकि हमको लगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वीडियो अपलोड भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो आप किसी कॉपी से उतार लिए। अब कंफ्यूज हैं उसी में, पॉजिटिव निगेटिव दोनों लिख दिए हैं। निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। हम लोग बताए थे ना भाई, आकर्षण वाला कॉन्सेप्ट बताए थे। नहीं, कि जब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, नहीं तो उस केस में इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा तो कोलिजन होगा। फिर अट्रैक्शन फोर्स किसी केस में कम हो सकता है, रिपल्सन फोर्स ज्यादा होगा। जब रिपल्सन फोर्स ज्यादा होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन डालने के लिए एनर्जी देना पड़ता है। तो इनके दिमाग में बैठ गया ना कि हमेशा एनर्जी रिलीज ही होता है, तो हमेशा एनर्जी रिलीज होता है, तो ये एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक दोनों कैसे आप बोल दिए? इनके दिमाग में बैठा हुआ है। नहीं, जबकि ये प्रक्रिया जो है, इस किसी भी परमाणु के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन को डालने के लिए ऊर्जा देनी भी पड़ सकती है। तो जिस समय ऊर्जा देनी पड़ेगी उस समय एंडोथर्मिक होगा। जिस समय आप अपने मन से जाएगा उस समय ऊर्जा रिलीज करेगा तो उस समय क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा। क्लास पूरा कीजिए, पहला बात। क्लास तो एक भी मत छोड़िए। जो बच्चा क्लास छोड़ता है वो तो समझिए कि पूरा का पूरा वो अपना समय और पूरा टाइम, हर चीज वो बर्बाद कर रहा है अपना। किसी भी कारण से, कितनों इमरजेंसी काम है, इससे जरूरी काम नहीं है।
आपका सारा सब्जेक्ट जहां भी पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, जो भी पढ़ते हैं, एक क्लास नहीं छोड़ना है, सालों भर एकदम हार्ड डिटर्मिनेशन क्लास कीजिए। नहीं, और ये वजह जानते हैं, ये किसी कमजोर विद्यार्थी का बस का बात नहीं है। ये बड़ा स्ट्रांग दिमाग चाहिए कि सालों भर गर्मी हो कुछ हो हमको क्लास कर लेना है, क्लास खुला है तो हमको जाना ही जाना है। ये कमजोर विद्यार्थी के बस का बात नहीं है, सालों भर क्लास कर लेना। नहीं, ये स्ट्रांग विद्यार्थी के बस का बात है। तो सालों भर क्लास करना है, चाहे जितना दिक्कत हो हमको क्लास जाना ही जाना है। तो ये दिमाग में पहले बैठाइए। कभी क्लास छूट जाता है ना, तो जो भी प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम हम नहीं बताने के लिए बोलते हैं कि नहीं बताएंगे, क्लास के बाद पूछिए। नहीं, आप क्लास के बाद निकलिए, हम बैठे रहते हैं, आप हमसे पूछिए, हम आप एकदम आपको टाइम देंगे, आपको बताएंगे। लेकिन अभी आधा घंटा टाइम जो हम लोग का जा रहा है अनवांटेड चीज में, तो हमको लगा आप क्लास किए हैं तब डिस्कशन कर रहे हैं। नहीं, क्लास नहीं किए हैं तो क्लास में डिस्कशन मत कीजिए। एक बच्चे के चलते 50, 60, 70 बच्चों का पूरा टाइम डिस्टर्ब हो जाता है। अभी हम कुछ पढ़ाए होते। मेरा बात समझ रहे हैं? आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, ये बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप क्लास नहीं किए, आपके पास ऑप्शन है, बाहर निकल के पूछ लीजिए, लेकिन क्लास पूरा डिस्टर्ब मत कीजिए। और पूरा क्लास को पूरा एकदम खखोड़े जा रहे हैं। नहीं, नहीं बुझा रहा है सर, निगेटिव एक बार बोलते हैं खाली ऊर्जा मुक्त होगा, निगेटिव हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। वो सब डिस्कशन क्लास के बाहर। क्लास रेगुलर किए हैं, जितना मन करे डिस्कस कीजिए, उसके लिए कभी हम रोकते नहीं है। जो मन करे क्वेश्चन पूछिए, उसके लिए हम कभी नहीं रोकेंगे। लेकिन कंडीशन अप्लाइड दैट क्लास मस्ट बी रेगुलरली डन बाय यू, ध्यान रखना है। ठीक है, क्लास रेगुलरली आप किए हैं तब ये है कि आप क्लास में डिस्कस कीजिए, रगड़ के डिस्कस कीजिए, उसके लिए कभी नहीं मना करेंगे। चलिए, दिमाग ही कहीं और घूम जाता है, यहाँ पर आया जाए। हम लोग ये बोले, ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक में देखें हम लोग, तो सबसे पहला कारक क्या है? परमाणु आकार, एटॉमिक साइज। नहीं, तो इसको आप बढ़िया समझते हैं। जैसे देखो, अगर हम लोगों का मान लो कि कोई परमाणु जो है वो छोटा है, ये परमाणु आपका छोटा है, और कोई परमाणु जो है वो बड़ा है, उसके पास कक्षों की संख्या ज्यादा है। नहीं, तो ये हो गया हमारा छोटा परमाणु, और ये हो गया हमारा बड़ा परमाणु। नहीं, अब यहां पर देखो तो एक बाहरी इलेक्ट्रॉन है, नहीं, जिसको इसके अंदर जाना है, और यहां पर भी एक हम बाहरी इलेक्ट्रॉन रखे हैं जिसको इसके अंदर जाना है। नहीं, तो किसमें आसानी से जाएगा? छोटा वाले में आसानी से जाएगा, क्योंकि यहां पर न्यूक्लियस और इसके बीच की दूरी क्या होगी? कम। नहीं, तो अगर दूरी कम होगी तो हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि आकर्षण क्या होगा? आकर्षण बल ज्यादा होगा, ध्यान रखना है। तो अगर आकर्षण बल ज्यादा होगा तो निश्चित रूप से यहां पर इलेक्ट्रॉन आसानी से अंदर जाएगा। अच्छा चलो, अगर यहां पर आकर्षण ज्यादा है तो निश्चित रूप से यहां पर ज्यादा ऊर्जा मुक्त होगी, ज्यादा ऊर्जा यहां पर क्या होगी? मुक्त होगी। अच्छा ये बताओ कि अगर ज्यादा ऊर्जा मुक्त होगी, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो निगेटिव मान है, वो निगेटिव मान क्या आएगा? ज्यादा आएगा। नहीं, तो निगेटिव क्या दर्शाता है? ऊर्जा मुक्त को। नहीं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का निगेटिव मान ज्यादा आएगा। बोलो, इसमें दिक्कत है? ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? ठीक है, तो निगेटिव मान का मतलब मुक्त ऊर्जा का मान। नहीं, तो मुक्त ऊर्जा का मान यहाँ ज्यादा आएगा। यहां पर देखा जाए तो नाभिक और इस बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी क्या? ज्यादा। तो सिंपल बात है कि अगर दूरी ज्यादा होगी तो आकर्षण क्या होगा? कम होगा। सिंपल है। और अगर आकर्षण, हम लोगों का आकर्षण बल अगर हम लोगों का कम होगा तो निश्चित रूप से मुक्त ऊर्जा का मान भी क्या होगा? कम होगा। मुक्त ऊर्जा का मान, मुक्त ऊर्जा का मान क्या होगा? कम होगा। अब अगर मुक्त ऊर्जा का मान कम होगा तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का निगेटिव मान क्या होगा? कम होगा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। बोलो, दिक्कत है इसमें? कह सकते हैं नहीं, यानी हम लोगों को यह समझ में आया कि परमाणु का आकार अगर छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का निगेटिव मान ज्यादा होगा, यानी मुक्त ऊर्जा का मान यहाँ ज्यादा होगा। नहीं, और यहाँ पर मुक्त ऊर्जा का मान कम होगा। नहीं, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो समानुपाती होता है आकर्षण बल के। नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी समानुपाती कौन चीज के होता है? आकर्षण बल के। जब भी हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सिर्फ कहें तो समझ जाना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का निगेटिव मान की बात कर रहे हैं। नहीं, किस मान की बात कर रहे हैं? निगेटिव मान की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना है। और निगेटिव का मतलब मुक्त ऊर्जा का मान। ठीक है, तो आकर्षण ज्यादा
नहीं तो इलेक्ट्रॉन तेजी में अंदर जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर तेजी में अंदर जाएगा तो टकराव तेजी में होगा, टकराव तेजी में होगा तो ऊर्जा ज्यादा मुक्त करेगी, ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आराम से अंदर जाएगा, नहीं तो यहाँ पर टकराव की संभावना कम होगी, तो टकराव की संभावना कम होगी तो यहाँ ऊर्जा मुक्त होगी, लेकिन उस ऊर्जा मुक्त का मान क्या होगा, कम होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। चलो वही बात हम लोग को यहाँ से बताया गया, समझ में सबको है ना। चलो तो लिखा गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और परमाणु के आकार में क्या संबंध है, उल्टा संबंध। नहीं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कौन सा मान, निगेटिव मान। हम पहले ही बोल रहे हैं बाबू, जब भी खाली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहें तो इसका मतलब समझना निगेटिव मान यानी मुक्त ऊर्जा का मान। तो परमाणु का आकार अगर बड़ा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का निगेटिव मान कम, और परमाणु का आकार छोटा, नहीं तो निगेटिव मान ज्यादा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। चलो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग को दिया गया, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उसको बस लिख दिया गया। तो यहाँ पर तुम देखोगे अगर, तो हाइड्रोजन केस में यहाँ पर हम लोग का -73 है। चलो यहाँ पर कितना हम लोग का है, -73, यहाँ पर कितना है -60, -53, -48, -47 और -46। तो अगर तुम समझते हो तो तुम बढ़िया समझते हो कि हाइड्रोजन जो होता है इसके पास कक्षों की संख्या 1, नहीं लिथियम के पास कक्षों की संख्या 2, नहीं हाँ लिथियम, सोडियम के पास कक्षों की संख्या 3, पोटासियम के पास 1 2 3 4, नहीं रुबिडियम के पास 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5, और सीजियम के पास 6, 1 2 3 4 5 6। तो ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है, आकार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो यहाँ से आकार बढ़ रहा है भाई। तो अगर आकार बढ़ रहा है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के निगेटिव मान, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के नहीं का, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का निगेटिव मान क्या होगा, घटेगा। ध्यान रखना है। नहीं तो आपको दिखाई भी दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का निगेटिव मान घट रहा है कि नहीं घट रहा है, घट रहा है। हमको ध्यान रखना है, जैसे -73 लिखा हुआ है, तो -73 का मतलब हुआ कि अगर हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो 73 किलो जूल ऊर्जा मुक्त करेगा। ध्यान है ना, इस माइनस का मतलब क्या है, मुक्त करना। कितना ऊर्जा वो मुक्त करेगा, तो जितना ही ज्यादा ऊर्जा मुक्त करेगा यानी उसका इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण बल उतना ही ज्यादा है। नहीं तो इसका इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण सबसे ज्यादा है, इसका एनर्जी का वैल्यू देखो 60 हो गया, अच्छा इसका इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण बल कम है, इसका कितना हो गया 53, इसका इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण बल और कम हो गया। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे परमाणु का आकार बढ़ेगा, जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ेगा, नहीं नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ेगी, आकर्षण घटेगा, आकर्षण घटेगा तो मुक्त ऊर्जा का मान भी घटेगा, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के निगेटिव मान भी क्या होगा, घटेगा। इतना में दिक्कत है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अगला आता है नाभिकीय आवेश, न्यूक्लियर चार्ज। नहीं तो न्यूक्लियर चार्ज कॉन्सेप्ट की बात करें अगर हम लोग, तो हम लोग कहा गया कि यदि दिए गए परमाणुओं, यदि दिए गए परमाणुओं के पास कक्षों की संख्या समान हो, कक्षों की संख्या क्या हो, समान हो, समान हो, तो जैसे जैसे नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, जैसे जैसे नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का निगेटिव मान भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का निगेटिव मान भी क्या होगा भाई, बढ़ेगा। ध्यान रखना है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप समझते हो पहले से। जैसे मान लो हम यहाँ ले लेते लिथियम, यहाँ से लेते बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरह से हम ले लिए मान लो, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का काम इनॉट गैस नहीं करते हैं, इसलिए उनको हम थोड़ा डिसाइड किए हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये किस पीरियड के हैं, सेकेंड पीरियड, यानी सभी के पास कक्षों की संख्या 2 होगी। तो सभी के पास कक्षों की संख्या 2 है, जितने भी हैं यहाँ पर सबके पास कक्षों की संख्या 2 है। तो कक्षों की संख्या 2 हम लिख दिए, कक्षों की संख्या 2 है। नहीं अब देखो तो इसके नाभिक के पास प्रोटॉन कई गो, 3 गो, यानी 3 गो नाभिकीय आवेश है, 3 प्रोटॉन का, इसके पास
4 गो प्लस होगा, इसके पास 5 गो प्लस होगा, इसके पास 6। तो अगर हम लोग बाएं से दाएं जा रहे हैं तो नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है भाई। तो अगर नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, बाएं से दाएं हम लोग जा रहे हैं, नहीं बाएं से दाएं हम लोग जा रहे हैं, चलिए तीर थोड़ा ठीक से किया जाए, अच्छा लगेगा, नहीं देखा जाए। तो अगर हम लोग बाएं से दाएं जा रहे हैं तो बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश का मान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, ध्यान रखना है। अच्छा, कक्षों की संख्या समान है कि अलग अलग? कक्षों की संख्या समान है। चलिए, कक्षों की संख्या क्या है? समान है, ठीक है। तो यहां पर देखो कि 3 गो प्रोटॉन मिलके 2 गो कक्ष खींच रहा है, नहीं यहां पर आ जाए तो 9 गो प्रोटॉन भी मिलके 2 गो कक्ष खींच रहा है, नहीं है ना भाई? तो यहाँ पर आकर्षण बल क्या है? ज्यादा है। यहाँ पर आकर्षण बल क्या है? कम है। अब यहाँ पर लिथियम के पास एगो इलेक्ट्रॉन हम डाल दिए, अब फ्लोरीन के पास एगो इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो यहाँ 9 गो मिल के खींचेगा और यहाँ पर 3 गो मिल के खींचेगा, तो ज्यादा ताकत से कौन खींचेगा? है ना, खींचेगा भाई। तो यहाँ पे 9 हम लोगों का इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ताकत से खींचेगा, खींचेगा ना। साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं तो नाभिकीय आवेश तो बढ़ ही रहा है और परमाणु आकार भी क्या हो रहा है? घट रहा है। परमाणु आकार घटता है कि नहीं घटता है? बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार भी घटता है। तो परमाणु आकार भी घट रहा है, ध्यान रखना है। नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, तो अगर ये नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, परमाणु का आकार घटेगा, तो आकर्षण बल क्या होगा? बढ़ेगा। आकर्षण बल क्या होगा? बढ़ेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। आकर्षण बल बढ़ेगा, तो आकर्षण बल बढ़ेगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन स्लोली अंदर जाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फास्टली अंदर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फास्टली तेजी में अंदर जाएगा तो यहाँ टकराव कस के होगा, तो यहाँ पे ज्यादा ऊर्जा मुक्त करेगी और यहाँ पर कम ऊर्जा मुक्त करेगी, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण कम है। यहाँ 3 आदमी खींच रहा है, यहाँ पर 9 आदमी खींच रहा है, नहीं तो यहाँ पे आकर्षण क्या है? ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का निगेटिव मान यहाँ पर क्या होगा? ज्यादा होगा और यहाँ पर क्या होगा? कम होगा। तो बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का निगेटिव मान क्या होगा? बढ़ेगा। बोलो, दिक्कत है? नहीं। तो सामान्यतः क्या होता है? बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का निगेटिव मान क्या होता है? बढ़ेगा। दिक्कत है? नहीं। तो हम लोग क्या समझ में आया कि किसी भी वर्ग में अगर ऊपर से नीचे आएंगे, किसी भी वर्ग में अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? परमाणु का आकार बढ़ता है, नहीं तो परमाणु का आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का निगेटिव मान घटेगा, ठीक है। और अगर हम लोग एक आवर्त में बात करें, नहीं एक पीरियड में बात करें, तो एक पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, परमाणु का आकार भी घटता है। तो इन दोनों के कारण नाभिक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, नाभिक और इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण बल बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का निगेटिव मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। बोलो, दिक्कत है? याद रहेगा? नहीं। तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखना होगा। चलो आगे बढ़ जाओ, यहां से आ जाओ। नहीं तो हम लोग को लिखा गया कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो हम लिखे हैं इसका मतलब क्या है? निगेटिव मान। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का निगेटिव मान समानुपाती किसके है? न्यूक्लियर चार्ज के, यानी नाभिकीय आवेश ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान भी ज्यादा। याद रहे, नाभिकीय आवेश का कॉन्सेप्ट तभी लगाते हैं जब दिए गए परमाणुओं के पास कक्षों की संख्या समान हो। नहीं, बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। ये नहीं कि सर फ्लोरीन नाइट्रोजन जो है सर, उसका नाभिकीय आवेश कितना का? 7 का। सर उसके नीचे फास्फोरस पे आ जाइए, तो फास्फोरस का नाभिकीय आवेश कितना का? 15 का। तो ये सब मतलब ही नहीं, ऊपर नीचे में नहीं सोचना है। नाभिकीय आवेश कॉन्सेप्ट कब लगाएंगे? जब दिए गए परमाणुओं के पास कक्षों की संख्या क्या हो? समान हो। ये ध्यान रखिएगा भाई। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का निगेटिव मान नाभिकीय आवेश के समानुपाती होता है और नाभिकीय आवेश समानुपाती होता है आकर्षण बल के, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट कब अप्लाई होगा? जब दिए गए परमाणुओं के पास कक्षों की संख्या समान हो। चलिए आगे बढ़ जाइए। सेकेंड पीरियड। अब सेकेंड पीरियड में देखा जाए तो जनरली हम बोल रहे हैं सामान्यतः, अपवाद हर जगह है। अपवाद क्या है? हर जगह है। तो अपवाद भी हम लोग पढ़ेंगे।
लेकिन सामान्यतः जनरली क्या होता है, बाएं से दाएं अगर आप जाते हैं नहीं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का निगेटिव मान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का निगेटिव मान बढ़ता है, निगेटिव मान बढ़ता है। अब देख लीजिए बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, नहीं तो यहाँ पर 60 है, खाली निगेटिव मान को देखिएगा, पॉजिटिव मान को नहीं देखना है। चलिए 60 है, उसके बाद निगेटिव मान खोजिए, 83 है, उसके बाद देखिए 122 है, उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए, उसके बाद निगेटिव मान, सिर्फ निगेटिव मान देखना है। नहीं तो हम लोग का निगेटिव मान जो है वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो जनरली बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का निगेटिव मान बढ़ता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो आकर्षण बल बढ़ेगा। परेशानी है किसी को? नहीं, हम आईपी में पढ़े हैं सब बात, नहीं तो आप समझ रहे होगे। हाँ, इसमें किसी को दिक्कत हो तो रोकिएगा, नहीं कि रुकिए क्या कर रहे हैं बुझा नहीं रहा है, नहीं तो जिनको दिक्कत हो रहा हो, नहीं नहीं घोटा रहा हो, नहीं तो जबरदस्ती नहीं घोटना है, बोलना है, ठीक है। चलिए अब आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आप पहले से जानते हो, देख लो। हम लोग कितनी बार बोला गया है कि आधे भरे हुए उपकक्ष, आधे भरे हुए उपकक्ष तथा पूरे भरे हुए उपकक्ष, पूरे भरे हुए उपकक्ष क्या होते हैं, ज्यादा अस्थाई होते हैं। ध्यान रखना है, ज्यादा अस्थाई होते हैं अपूर्ण उपकक्षों के सापेक्ष में, अपूर्ण उपकक्षों के सापेक्ष में, ठीक है। अब जैसे कोई पूछता है कि भाई आधे भरे हुए उपकक्ष तथा पूरे भरे हुए उपकक्ष क्यों ज्यादा अस्थाई होते हैं? हाँ, ये सम्मित होते हैं, नहीं सिमेट्रिक होते हैं। एक रीजन ये होता है, ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आधे भरे हुए उपकक्ष जो होते हैं, जैसे पी में डब्बा कएगो, तो अगर हम लोग पी उपकक्ष की बात कर रहे हैं तो पी उपकक्ष को आधा भरा हुआ कब कहेंगे, जब उसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो। तो 3 का मतलब 1 1 1, तो ये आधा भरा हुआ है। नहीं, और अगर पी में 6 भर दें तो पूरा भर जाएगा, भरेगा कि नहीं भरेगा? 1 2 3 4 5 6, तो ये कएगो हो गया P6। नहीं तो ये P6 उपकक्ष हो गया, ध्यान रखना है। आप यहाँ पे देखिएगा तो ये दोनों जो हैं नहीं क्या है, अस्थाई हैं, ध्यान रखना है, दोनों अस्थाई हैं। ये भी हम बताए हैं कि अगर P3 और P6 में कोई पूछे तो P6 ज्यादा स्टेबल होता है और P3 कम होता है। बस में आ रहा है, ठीक है। हम लोग का P6 जो है वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, पूरा भरा हुआ ज्यादा अस्थाई होता है और आधा भरा हुआ कम अस्थाई होता है। लेकिन दोनों अस्थाई होते हैं, क्यों भाई? क्योंकि दोनों केस में कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, एक डब्बे में एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, अस्थाई। ये सभी अस्थाई। नहीं, अगर हम लोग का यहाँ पर ऐसे दे दिया जाए, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, तो ये क्या होगा, अस्थाई। ध्यान रखना है, यहाँ पे प्रत्येक डब्बे में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान नहीं है, तो ये क्या होगा, अस्थाई। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम लोग को पी में 1 इलेक्ट्रॉन भी दे दिया जाए तभी ये क्या है, अस्थाई। ये सब ध्यान में रखना होगा। यानी अस्थाई में सिर्फ कौन कौन आते हैं, आधे भरे हुए या पूरे भरे हुए। नहीं, आधे भरे होंगे तब अस्थाई या पूरे भरे हुए होंगे तब अस्थाई, ठीक है। इतना में दिक्कत है? चलो, तो यहां से हम लोग को समझ में आ गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में कि आधे भरे हुए उपकक्ष था पूरे भरे हुए उपकक्ष ज्यादा अस्थाई होते हैं अपूर्ण उपकक्षों के सापेक्ष में, ठीक है। अब अगर जो चीज अस्थाई होती है, जो चीज स्टेबल होती है, नहीं वो ना ही इलेक्ट्रॉन का त्याग करना चाहती है आसानी से और ना ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहती है, क्योंकि वो जानती है क्या कि हम इस अवस्था में अस्थाई हैं। तो जिस अवस्था में कोई भी चीज अस्थाई रहती है वो उस अवस्था को बदलना नहीं चाहती है। नहीं, वो जानता है कि हम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तभी अस्थाई हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे तभी अस्थाई हो जाएंगे। तो वो ना ही इलेक्ट्रॉन को त्याग करना चाहता है और ना ही ग्रहण करना चाहता है। याद है आईपी केस में हम लोग बोले थे नहीं कि जो परमाणु अस्थाई होते हैं उनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा प्रदान करनी पड़ती है, उनके आईपी का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ भी वो कहानी है। अब जिस परमाणु का विन्यास अस्थाई होगा, नहीं वो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना नहीं चाहेगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करना चाहेगा तो उसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवाने के लिए आपको ऊर्जा देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा देना पड़ेगा। तो वही बात तो हम यहां से बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जो परमाणु अस्थाई होते हैं, जो परमाणु अस्थाई होते हैं वे
इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं वो? क्योंकि वो जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो हम अनस्टेबल हो जाएंगे, ध्यान रखना है। तो जो परमाणु अस्थायी होते हैं वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, इसलिए ऐसे परमाणुओं के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए? डालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को डालने के लिए ऊर्जा प्रदान करनी पड़ती है, ध्यान रखना। इनके केस में ऊर्जा प्रदान करनी पड़ती है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर ऊर्जा प्रदान करनी पड़ेगी, इसका मतलब हुआ कि डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान क्या आएगा? पॉजिटिव। ऊर्जा देना पड़ा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान क्या आ गया? पॉजिटिव आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू निगेटिव ही होगा। ऊर्जा जब मुक्त होगी तो उस समय निगेटिव होगा, और जब आपको इलेक्ट्रॉन डालना है तो इलेक्ट्रॉन डालने के लिए आप परमाणु इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहता है, आप जबरदस्ती देना चाहते हैं, तो उसको मारना पीटना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग के पास मारने पीटने का उपाय क्या है? तो हद चुकी होता है, देखो डिब्बा में बंद कर गर्म कर देंगे, यही ना उपाय करेंगे। नहीं तो जैसे ही गर्म करेंगे यानी आप ऊर्जा देने लगे उस परमाणु को, नहीं तो जैसे ही आप उस परमाणु को उस परमाणु को जैसे ही ऊर्जा दीजिएगा तो क्या होगा? उसके बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन थोड़ा छितर बितर होंगे, जिसके कारण से उनका आवरण प्रभाव जो लगता था वो कम हो जाएगा। नहीं जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन अंदर चला जाएगा, ध्यान रखना है। तो इस केस में ऊर्जा देना पड़ेगा। तो डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। बोलो दिक्कत है? नहीं। तो जो लोग स्टेबल होंगे उनके लिए ये बात होगी, और ये प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी की ऊष्माशोषी, ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ऊष्माक्षेपी भी हो सकती है और ऊष्माशोषी भी हो सकती है, ध्यान रखना है। तो किसके लिए ऊष्माशोषी होगी? तो जो स्टेबल होंगे, जो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहते हैं, हमको देना ही है, नहीं तो उस केस में एनर्जी दे के देना पड़ेगा। चलिए यहां पर आ जाए, तो हम लोग को लिखा गया, हम लोग पिछले क्लास में बताए थे किनका किनका पॉजिटिव होता है। नहीं तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव होता है, बेरिलियम का होता है, मैग्नीशियम का होता है, और अक्रिय गैसों का होता है। इनका वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है। हम लोग पिछले क्लास में बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए थे। चलो जैसे नाइट्रोजन को ही आप लेते हो तो एटॉमिक नंबर कितना? 7। आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो है, ये इसका 2p है, p का डब्बा कय गो? 3 गो। इलेक्ट्रॉन इसमें कय गो दिया गया है? 3 गो। तो ये आधा भरा है कि नहीं भरा है? आधा भरा हुआ। तो आधा भरा हुआ अस्थाई की अस्थाई? अस्थाई है। अब अस्थाई है तो इसको इलेक्ट्रॉन अगर इसमें जोड़ना है अलग से, नहीं तो यहाँ पे ऊर्जा देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? नहीं तो अस्थाई है तो ऊर्जा देना पड़ेगा, तो ऊर्जा देना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। कॉमन बात है, नहीं कह सकते हैं कि नहीं? ठीक है। इनॉट गैस, तो इनॉट गैस क्या होते हैं भाई? इनॉट गैस के केस में हम लोग का डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा। नहीं जैसे किसी का ले लो, मान लो आर्गन ही लेते हो, आर्गन परमाणु संख्या कितना? 18। कॉन्फ़िगरेशन लिखो, बोलो होगा किसी को दिक्कत? अब यहां से हम लोग को देखा जाए तो थर्ड कक्ष है, तीसरा 3s 3p। नहीं इसका 3d क्या है? खाली है। 3d क्या है? खाली है। नहीं तो इसका 3s में जगह है क्या? पूरा भर गया है। p में जगह है क्या? पूरा भरा हुआ है। तो ये स्टेबल है। नहीं अब आपको अगर इलेक्ट्रॉन इसमें देना है, तो इसको साइड किया जाए, इधर घसका लिया जाए इसको, थोड़ा सा देखा जाए। अब अगर हमको इसको इलेक्ट्रॉन देना है बाबू, समझो इसको इलेक्ट्रॉन देना है, तो इलेक्ट्रॉन तुमको 3s में जाएगा, 3p में कहाँ जाएगा? नहीं तो 3d में इलेक्ट्रॉन तुमको जाएगा, ध्यान रखना है। नहीं तो 3s और 3p से 3d की ऊर्जा ज्यादा होती है। नहीं तो तुमको 3d में ऊर्जा डालना है, 3d में इलेक्ट्रॉन को डालना है, नहीं तो तुमको ऊर्जा देकर भेजना पड़ेगा। बस में रहे, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देकर भेजना पड़ेगा, तब ये इलेक्ट्रॉन हम लोग का इसके अंदर जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं यहाँ पर जगह खाली है, नहीं लेकिन ये आइटम क्या है? स्टेबल है।
इसका विन्यास क्या है, स्टेबल है। और अगर विन्यास इसका स्टेबल है तो ये जानता है कि अगर हम एक भी इलेक्ट्रॉन अब ग्रहण किए तो हम अनस्टेबल हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना नहीं चाहेगा। इसके पास खाली जगह है लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि ना ना हमको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, क्योंकि जानता है कि 3d1 आया तो 3d1 आया तो अनस्टेबल नहीं हुआ क्या, 3d1 आया तो क्या होगा, अनस्टेबल, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना नहीं चाहेगा। तो उस केस में हमको इलेक्ट्रॉन को अगर भेजना है तो ऊर्जा देकर भेजना पड़ेगा, तब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा। बोलो दिक्कत है इसमें, बोलिए। है बिल्कुल। इसके पास चौथा कक्ष अनअवेलेबल है। चौथा कक्ष क्या है, अनअवेलेबल है। नहीं, उस केस में अगर इसके पास 3 ही कक्ष हैं तो जो अवेलेबल उपकक्ष होंगे ऑर्बिटल्स होंगे उन्हीं में इलेक्ट्रॉन हम डाल सकते हैं। बस मेरा है, अगर किसी के पास चौथा कक्ष होता, जैसे हम स्कैंडियम ले लेते तो 4s2 3d1, नहीं तो उसके पास डी में भी जगह खाली है और फोर्थ में भी खाली है, 4s होता है, अब 4p 4d 4f सब खाली है। बस मेरा है, तो वो चौथे कक्ष में ले सकता है, ठीक है। लेकिन जिसके पास 3 ही कक्ष तक है, नहीं 3d ही खाली है, चौथा का उसके पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो वो डी में ही लेगा, उसकी मजबूरी है। फोर पी के अलावा, हाँ नहीं, जो खाली होगा उसी में जाएगा। अब देखो चौथा कक्ष है, आईएस में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है और उसके पास पीडीएफ है, तो पीडीएफ में इन तीनों में जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी ना उसी में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। नहीं, क्योंकि अब बाउ रूल तो लागू होता ही है ना, बस में ना कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले उपकक्ष में जाएगा। बस समझ में आ रहा है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हमको मन, हमारे मन पर है कि डाल दिए 4f में, नहीं ऐसा थोड़ा ना है कि हम लोग चिमटा से पकड़ते हैं और परमाणु को देख के 4f में डाल दिए, ऐसे तो है नहीं। नहीं, हम लोग क्या करते हैं, बस प्रेशराइज कर सकते हैं, एनर्जी दिए और प्रेशर दे सकते हैं, हीट एंड प्रेशर वो हमारे हाथ में है, नहीं एप्रोप्रिएट अमाउंट में। तो वो आप दोगे तो इलेक्ट्रॉन अपने आप उस परमाणु में जगह खोजेगा कि हम वो कहाँ पर स्टेबल हैं, और वहां पर जाकर वो स्टेबली फिट बैठ जाएगा। अगर गलती से वो 4f में चला भी गया और जैसे ही आप एनर्जी देना बंद कीजिएगा वो फिर जंप करके अपने आप चल जाएगा उसमें, क्योंकि हर एक चीज लोअर एनर्जी स्टेट में ही रहना चाहती है, हाइयर एनर्जी स्टेट में नहीं रहना चाहती है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर अब समझना है, चलिए अब ध्यान दें। पहले ये बात समझ में आ गया ना कि जो लोग स्टेबल होंगे उन लोगों के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन डालने के लिए आपको ऊर्जा देना पड़ेगा, उस केस में ऊर्जा मुक्त नहीं होगा। तो जो लोग स्टेबल होंगे उनके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव, ये पहले ध्यान रख दिए, ठीक है। अब हम लोगों को ध्यान रखना है, जैसे अक्रिय गैसों को ध्यान से देखें, नहीं अक्रिय गैसों को हम लोग ध्यान से देखें, तो अक्रिय गैसों में पहले हीलियम को इग्नोर करते हैं, पहले नियोन के नीचे देखते हैं। नहीं तो देखो, तो नियन का कितना है 116, इसका मतलब हुआ कि अगर नियन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवाना है तो 116 किलो जूल ऊर्जा देना पड़ेगा। नहीं अच्छा, आर्गन में अगर करवाना है, नहीं तो 96 ही किलो जूल देंगे ना तो ये ग्रहण करने लगेगा। काहे भाई ऐसा काहे हो रहा है, सोचो नियन का कॉन्फ़िगरेशन तुम लिखोगे तो इसके पास होगा 2s2 2p6, क्या इसके पास तीसरा कक्ष है, नहीं। आप कह रहे हैं कि हमको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवाना है, तो यानी कि नया एनर्जी सेल फॉर्म करना पड़ेगा। नहीं तो एटम नया एनर्जी सेल फॉर्म करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन के आसपास जाके घूमने लगे तो नया ऑर्बिट फॉर्म कर जाता है, ध्यान रखना है, नया ऑर्बिट क्या होता है, फॉर्म करता है। तो यहाँ पर इसको नया ऑर्बिट फॉर्म करना पड़ेगा और उसमें इलेक्ट्रॉन को रखना पड़ेगा, तो नया ऑर्बिट फॉर्म करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, नहीं तो ये एनर्जी ज्यादा गेन कर लिया, ठीक। चलो आर्गन के पास आ जाओ, तो आर्गन का साइज क्या हो गया, बड़ा, इसके पास 3s और 3p भरे हुए, लेकिन 3d क्या है, खाली है। नहीं इसमें स्टेबल है तो भी इलेक्ट्रॉन नहीं ग्रहण करना चाहता है, लेकिन इसके पास जगह तो खाली है, नहीं तो इसमें इलेक्ट्रॉन डालने के लिए आपको नया ऑर्बिट बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आसानी से अंदर आ जाएगा इसके रेस्पेक्ट में। बस में आ रहा है। फिर हम जब क्रिप्टन का चेक किए तो इन दोनों में सेम ही एनर्जी लगता है, नहीं तो ये याद करना पड़ेगा। अब यहाँ से क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, पूछता है कि पूरे आवर्त सारणी में कौन ऐसे दो परमाणु हैं जिनके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान समान होता है, नहीं तो यही दोनों हैं और किसी का नहीं होता है। बस में आ रहा है, ठीक है। दोनों को बराबर एनर्जी लगता है, दोनों को एनर्जी क्या लगता है, बराबर। इसके पास भी खाली कक्ष है और इसके पास भी खाली कक्ष है, नहीं तो ये हम लोग कोइंसिडेंस का बात है कि दोनों को हम जब एनर्जी गेन इलेक्ट्रॉन डालने के लिए जो एनर्जी दे रहे थे दोनों सेम एब्जॉर्ब किया,
भाई, तो हम इस चीज को याद कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब उसके नीचे आए तो 77, यानी इसका आकार और बड़ा हो गया, इसमें और जगह खाली है। नहीं, अगर हम जेनन का लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन तो सोचो, इसका 3 था, 4 था, इसका 5 था, तो क्या लिखते तुम? 5s2 5p6 लिखते। अब इसके पास 5d भी खाली है, 5a भी खाली है, नहीं खाली है क्या? बस में आ रहा है, इसका आकार भी बड़ा हो गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डालना है तो ऊर्जा देना पड़ेगा, लेकिन ऊर्जा कम देना पड़ेगा। बस में आ रहा है, इसमें और कम ऊर्जा देना पड़ेगा, इसमें और कम ऊर्जा देना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ऊर्जा देने वाला काम कम होता जाएगा। नहीं, बस में आ रहा है, ऊर्जा देने वाला काम क्या होगा? कम होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर परमाणु का आकार बढ़ा, नहीं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन डालना आसान है, कम ऊर्जा दीजिएगा तो भी उसमें इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। दिक्कत है? चलो, तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्या समझ में आता है? थोड़ा ध्यान समझो। देखिए, सुनने में सब बड़ा ठीक ठीक लगता है, लेकिन एक्चुअली है ना कि बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है। जब क्वेश्चन दिया जाएगा ना, इसमें कंफ्यूज हो जाइएगा। तो बड़ा पॉजिटिव मान पर ध्यान से पढ़िएगा, निगेटिव मान पर ध्यान से पढ़िएगा। किस केस में पॉजिटिव है, किस केस में निगेटिव है। नहीं, ऊर्जा देना पड़ रहा है तो पॉजिटिव है, ऊर्जा मुक्त होगा तो निगेटिव है। नहीं, ध्यान रखना है, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव से कंपेयर कीजिएगा, निगेटिव वाले को निगेटिव से कंपेयर कीजिएगा। चलिए, अब जनरल क्या कहा गया कि इनर्ट गैस केस में ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो पॉजिटिव मान है वो क्या हो रहा है? घट रहा है। नहीं, हम यहां लिख रहे हैं, देखो बाबू, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या लिख रहे हैं? पॉजिटिव मान क्या हो रहा है? घट रहा है। नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का पॉजिटिव मान घट रहा है, निगेटिव मान भी घटता है। नहीं घटता है क्या? ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का निगेटिव मान भी क्या होता है? घटता है। क्योंकि उसमें हम लोग क्या बताएंगे, उसमें कॉन्सेप्ट पे बोलता है निगेटिव मान घटता है। क्यों घटता है भाई? तो हम बोलेंगे अच्छा, निगेटिव मान का मतलब मुक्त ऊर्जा का मान। नहीं, निगेटिव का मतलब मुक्त ऊर्जा का मान। अच्छा, नीचे आने पर परमाणु का आकार बड़ा होता है तो आकर्षण घटता है। नहीं, तो आकर्षण घटेगा तो मुक्त ऊर्जा कम होगा, मुक्त ऊर्जा कम होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान कम हो गया। कोई बोल दिया कि बाबू, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान ऊपर से नीचे आते हो तो पॉजिटिव मान भी घटता है। नहीं, तो पॉजिटिव मान काहे घटता है? नहीं, तो हमको बोलना है अच्छा, पॉजिटिव मान यानी ऊर्जा देने वाला मान। नहीं, ऐसे सोचना है। बस में ऊर्जा देने वाला मान। अच्छा, ऊर्जा देना है तो छोटा परमाणु अगर है, नहीं, छोटा परमाणु है, उसका सारा कक्ष भरा हुआ है, अगर उसका सारा कक्ष भरा हुआ है तो उस केस में उस परमाणु में अगर इलेक्ट्रॉन डालना है तो उसको नया एनर्जी सेल बनाना पड़ेगा। तो उस नए एनर्जी सेल के लिए भी उसको एनर्जी लगेगा। बात समझ में आ रहा है? नए एनर्जी सेल के लिए भी उसको एनर्जी देना पड़ेगा, तो इस केस में वो ज्यादा एनर्जी उसको लगेगा। किसको? जो छोटा परमाणु होगा उसको। अब अगर बड़ा परमाणु अगर हो गया, नहीं, तो ठीक है, वो स्टेबल है, इसलिए उसको एनर्जी देना पड़ेगा, लेकिन उसके पास अब खाली कक्षक उपलब्ध हो जाते हैं, वहां पर नया एनर्जी सेल हम लोग को बनाना नहीं पड़ता है। नहीं, तो इस कारण से वहां पर जब बड़ा परमाणु होगा तो ऊर्जा क्या करना पड़ेगा? कम देना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से बताना है। लेकिन अब यहाँ भी अपवाद है, हीलियम साहब। नहीं, देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का पॉजिटिव मान क्या हो रहा है? घट रहा है। नहीं, तो घट रहा है यानी इसका सबसे कम होना चाहिए, हीलियम का सबसे ज्यादा होना चाहिए। नहीं, लेकिन क्या हीलियम का सबसे ज्यादा है? नहीं, हीलियम का सबसे कम है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन डालना सबसे आसान है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डालने के लिए आपको सबसे कम ऊर्जा देना पड़ रहा है। नहीं, तो इसका रीजन जब हम लोग पढ़ते हैं तो बोलता है कि देखिए भाई, हीलियम अपवाद शो करता है क्योंकि इसके पास एक ही कक्ष होता है, इसका आकार बहुत छोटा है। नहीं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करवाने के लिए और नया एनर्जी सेल आपको फॉर्म करने के लिए जो एनर्जी का वैल्यू दिया जाता है वो बड़ा कम में ही वो तैयार जाता है। तो आपको बोलना भी ऐसे ही है। बस में आ रहा है? अब क्या दिमाग में गया? फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का निगेटिव मान घटता है, यानी कि मुक्त ऊर्जा का मान घटता है। कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ठीक है? ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का पॉजिटिव मान भी घटता है, ठीक है? यानी कि ऊर्जा देने वाला मान भी क्या होता है? घटता है, ठीक है? क्योंकि नीचे वाले जो परमाणु होते हैं उनके पास खाली उपकक्ष उपस्थित रहते हैं, इसलिए उसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन डाला जा सकता है, वहां कम ऊर्जा में ही इलेक्ट्रॉन डाला जा सकता है, ठीक है? लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, वो कौन है? हीलियम। हीलियम के केस में होता क्या है कि हीलियम का आकार बहुत छोटा है, तो हम लोग को लगता है कि यहाँ पर इसके पास खाली कक्ष नहीं है क्या? हीलियम का अगर हम लिखें हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन तो क्या हुआ? 1s2, तो ये पहला कक्ष में सिर्फ एस होता है। अब इसके पास पी भी होता है क्या? नहीं, तो हमको नया बनाना पड़ेगा, कौन? 2s। बस में आ रहा है? तो यहां पर जब ऊर्जा दिया गया हीलियम में इलेक्ट्रॉन डालने के लिए और एक नया
2s बनाने के लिए जब ऊर्जा दिया गया, नहीं तो यहां पर देखा गया कि ये कम ऊर्जा में ही नहीं नया सेल भी बना लिया और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर लिया। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है जिसको हमको ध्यान में रखना होगा, याद रहेगा। नहीं तो उसका आंसर भी हमको ऐसे ही देना है, अपवाद है वैसे ही देना है कि ये कम ऊर्जा में ही नए सेल का निर्माण भी कर लेता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर लेता है, क्योंकि इसका आकार क्या है, छोटा है। नहीं तो छोटा होगा तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी कम है, इसलिए वो तेजी में खींचता है। बस में वो क्या करता है, तेजी में खींचता है और नए सेल का फॉर्म कर लेता है। ठीक है, तो अपवाद याद रहेगा, अभी बहुत है। हाँ सर। हाँ, बेरिलियम और मैग्नीशियम में भी ये बात होता है, लेकिन ये डिफरेंस बहुत कम का होता है। ये डिफरेंस क्या है, बहुत कम का है, 66 और 67, यानी अप्रोक्सीमेटली सेम है, इसलिए उसको इग्नोर करते हैं। बात समझ में आ रहा है, जहां पर 1 का 1.5 का 2 का डिफरेंस उसको इग्नोर करेंगे ना, तो एक्सेप्शन इतना है ना कि दिमाग खराब हो जाएगा। बुझा रहा है, नहीं तो इसलिए यहाँ पर एक्सेप्शन इग्नोर करेंगे। एक्सेप्शन किसको ध्यान रखेंगे, हीलियम को। ठीक है, इतना में दिक्कत है। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, नहीं और हम लोग पढ़ते लेकिन कम हो पाया। चलिए अभी